चौबे चले थे छब्बे बनने, दूबे बन के लौट गए। यही काम किया है अनुराग ठाकुर ने, और सिर्फ अपने साथ नहीं किया बल्कि भाजपा, मोदी और केंचुआ की भी लुटिया डुबो दिया है। सिद्ध कर दिया है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम सबको ले डूबेंगे। जी हां, सवालों से जल रही भाजपा को बचाने के लिए इन्होंने बाल्टी से भरा हुआ द्रव उठाकर फेंक दिया। ये भी नहीं देखा कि उसमें पानी है या पेट्रोल। अब आप तो जानते ही हैं कि पानी की जगह पेट्रोल जाएगा तो क्या होगा, आग और धधक जाएगी। यानी चुनावी चोरी के मामले में इन्होंने बीजेपी को और बुरे फंसा दिया है और बीजेपी से ज्यादा केंचुआ को फंसा दिया है। हाल ही में विपक्ष के कई नेताओं पर वोट चोरी का आरोप लगाने बैठे थे, मगर आरोप लगाने के बाद खेल और बिगड़ गया इनके लिए। उधर आज सुप्रीम कोर्ट ने आकी बाकी पूरा कर दिया। चुनाव आयोग से लेकर भाजपा और मोदी सत्ता को बुरी तरह फंसा दिया। क्या क्या आदेश हुआ है, क्या क्या निर्देश दिया गया है केंचुआ को, उस पर विस्तार से बात करेंगे। इसके साथ ही चर्चा होगी मोदी शाह की झूठ की फैक्ट्री चलाने वाले अमित मालवीय। ये बेचारे जाते जाते एक और बड़का झूठ बोल के फंस गए हैं। सोनिया गांधी को लेकर, उनकी नागरिकता और वोटर लिस्ट को लेकर इस व्यक्ति ने कुछ दावा किया था, मगर कहते हैं कि चीटिंग करने के लिए भी दिमाग होना चाहिए। क्या पकड़ा गया है वो भी देखेंगे। उधर आज उत्तराखंड में एक चुनाव हो रहा था, वोटिंग हो रही थी। उस चुनाव में भाजपाइयों पर सरेआम वोटरों को किडनैप के प्रयास का आरोप लगा है। वैसे किस चुनाव में किडनैपिंग होती है, आपको पता हो तो बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। वीडियो काफी जबरदस्त होने वाली है, इसलिए आखिर तक देखिएगा। ऐसा लग रहा है कि गुजराती जोड़ी और उनकी सत्ता तथा केंचुआ के झूठ का आखिरी दौर शुरू हो गया है। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी होता है, तभी आपका चैनल मजबूत होगा। ये सारे काम बिल्कुल फ्री है, इसलिए वही निपटा लीजिए। इसके अलावा आपको मालूम है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी खुलकर आपके मुद्दों पर बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब सबसे पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। आज जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची ने SIR के मामले पर क्या कुछ कहा है। आपको मालूम है कि केंचुआ ने चुपचाप 65 लाख मतदाताओं के लिस्ट से बाहर कर दिया और यह भी नहीं बताया कि इन्हें क्यों हटाया गया है। हटाए गए लोगों का एड्रेस, एपिक नंबर जैसी चीजें उसने दिखाया ही नहीं, बताया ही नहीं। तभी से विपक्ष डिमांड कर रहा था कि भाई जिन लोगों को हटाए हो कम से कम उनका नाम तो बताओ, उन्हें क्यों हटाया गया ये तो बताओ। अब सुप्रीम कोर्ट ने केंचुआ को निर्देश दे दिया है कि बिहार में SIR के तहत जो ड्राफ्ट लिस्ट आई है उसमें जिन 65 लाख लोगों को लिस्ट से बाहर किया गया है उनकी पूरी सूची जिला निर्वाचन अधिकारियों के वेबसाइट पर पब्लिश होनी चाहिए और हर एक व्यक्ति के बारे में बताइए कि किसका नाम किस कारण से हटाया गया है। यानी किसी की मृत्यु हो चुकी है वो भी बताइए, वो स्थान बदलकर चला गया है वो भी बताइए, और यदि उसने 2 रजिस्ट्रेशन कराया है तो वो भी बताइए। यानी अब केंचुआ को 65 लाख लोगों की पूरी डिटेल बतानी होगी, सामने रखनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यह पूरी जानकारी बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर भी होनी चाहिए ताकि लोग एपिक नंबर डालकर खोज सकें। इसके अलावा चुनाव आयोग को सार्वजनिक नोटिस में भी स्पष्ट करने का निर्देश दिया गया है कि अंतिम सूची में शामिल होने के लिए यदि कोई व्यक्ति दावा प्रस्तुत करता है तो वो आधार कार्ड भी दे सकता है। यानी अगर किसी का नाम गलती से कट गया है तो चुनाव आयोग को अब जनता से कहना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि अगर आपको अपना नाम लिस्ट में शामिल करवाना है तो आधार कार्ड भी दे सकते हैं। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि समाचार पत्रों, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के माध्यम से भरपूर प्रचार किया जाना चाहिए कि वेबसाइट पर वोटर लिस्ट प्रकाशित की जाएगी। और यह काम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को अगले मंगलवार तक का समय दिया है। अब देखना यह है कि केंचुआ इसमें करता क्या है, क्योंकि उसने पहले भी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को लात मारा है। इस मामले में अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वोटर लिस्ट सामने आने से और लोगों के नाम क्यों कटे हैं इसका कारण बताने से जनता के भीतर विश्वास बढ़ेगा, भरोसा पैदा होगा। अब जरा सोचिए, जिस चुनाव आयोग का पूरा काम ही विश्वास पैदा करना है, उस चुनाव आयोग को देश की सुप्रीम कोर्ट को बताना पड़ रहा है कि फलाना काम करोगे तो जनता का विश्वास बढ़ेगा। कितने शर्म की बात है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में, जहां का प्रधानमंत्री कहता हो कि लोकतंत्र को हम जीते हैं, हमारी रगों में बहता है, हम खाते पीते उड़ते सोते हैं, इस प्रधानमंत्री का चहेता अधिकारी चुनाव आयोग को किस कदर बदनाम कर चुका है कि सुप्रीम कोर्ट को बताना पड़ता है कि जिनका नाम कटा है, नाम काटने का कारण बताओगे तो विश्वास बढ़ेगा। चुनाव आयोग के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि जिनका नाम काटा है उनके लिस्ट पॉलिटिकल पार्टी को दे दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति को अपनी स्थिति के बारे में जानना है, वोटर लिस्ट के बारे में, तो वो राजनीतिक दलों के पास क्यों जाएगा? आप जनता को मुहैया कराइए ना। जरा सोचिए, ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग के भीतर सब के सब वही भरे पड़े हैं। पॉलिटिकल पार्टी का मतदाता से क्या लेने देना है? इस देश का मालिक मतदाता है कि पॉलिटिकल पार्टी? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या आपके पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिससे लोगों को पॉलिटिकल पार्टी के पीछे भागना न पड़े? इसे इंटरनेट पर भी क्यों नहीं अपलोड करते हैं? केंचुआ के वकील कहने लगे कि मतदाता लोग वेबसाइट पर अपना EPIC नंबर डालकर स्थिति जान सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि जिनका नाम कटा है उनकी लिस्ट भी अपलोड कर दीजिए। आखिर जिनका नाम कटा है, क्यों कटा है, ये पूरी लिस्ट वेबसाइट पर अपलोड करने में क्या दिक्कत है? क्यों नहीं कर रहे हैं? यदि आप इसे सार्वजनिक कर देंगे तो जो विवाद पैदा हुआ है वो खत्म हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अगर पूनम देवी का नाम हटाया गया है तो
पूनम देवी को यह पता होना चाहिए कि उनका नाम हटाया गया है और क्यों हटाया गया है। जस्टिस बागची ने कहा कि आपने जो 11 दस्तावेजों की लिस्ट जारी किया था वो ठीक है, लेकिन आधार और वोटर आईडी कार्ड आसानी से ज्यादातर लोगों के पास उपलब्ध है, इसलिए आप लोगों से कह दीजिए कि लोग आधार कार्ड देकर भी अपना नाम जुड़वा सकते हैं। इसके अलावा वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण और अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जो लिस्ट है वो मशीन रीडेबल होनी चाहिए, यानी उसमें सर्च किया जाना चाहिए, आसानी से होना चाहिए। इसे भी सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया और जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि बिल्कुल लिस्ट मशीन रीडेबल होनी चाहिए। इसे लेकर भी चुनाव आयोग के वकील ऊपर नीचे कर रहे थे, मगर जस्टिस सूर्यकांत ने साफ मना कर दिया और कह दिया कि जो लिस्ट है वो खोजने योग्य होनी चाहिए, यानी सर्चेबल होनी चाहिए, उसमें कोई समस्या तो है नहीं। यानी साफ साफ समझे तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि 65 लाख मतदाताओं के जो नाम हटाए गए हैं उनकी पूरी डिटेल ईपीआईसी नंबर के साथ होनी चाहिए और यह भी होना चाहिए कि उनका नाम क्यों हटाया गया है। जन जन को इस बारे में जागरूक करना है, व्यापक प्रचार प्रसार होना चाहिए, समाचार पत्रों से लेकर सोशल मीडिया, टीवी, रेडियो, हर जगह इन चीजों को फैलाना है, सार्वजनिक नोटिस भी जारी करनी और लिस्ट को मशीन रीडेबल बनाना है, यानी सर्चेबल बनाना है। साथ ही साथ ये लिस्ट सभी संबंधित बीएलओ के ऑफिस के बाहर, पंचायत भवन और वीडियो के ऑफिस के सामने भी लगाई जाएगी। इस मामले में अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी। अब सबसे पहले देखिए बीजेपी आईटी सेल के मुखिया का महाझूठ। इस व्यक्ति ने एक दिन पहले ही ये कागज शेयर करते हुए दावा किया कि सन 1980 में पहली बार कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी का नाम वोटर लिस्ट में आया था, वो भी उनके भारतीय नागरिक बनने से 3 साल पहले। उसके पहले इनके पास इटली की नागरिकता थी। यानी सीधे शब्दों में कहें तो अमित मालवीय का दावा है कि भारत के नागरिक बनने से पहले 3 साल पहले ही सोनिया गांधी को सत्ता का दुरुपयोग करते हुए भारत का वोटर बना दिया गया। अपने दावे को सच साबित करने के लिए अमित मालवीय ने इस कागज का सहारा लिया, मगर यह कागज ही इनके झूठ का पर्दाफाश कर देता है। इस कागज पर नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली लिखा हुआ है और 1980 का बताया गया है, यानी 1980 इस पर अंकित है। मगर समझने वाली बात यह है कि नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली टेरिटरी एक्ट 1991 में आया था। यानी इस शब्द का प्रयोग, यानी नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली टेरिटरी का प्रयोग 1991 के बाद हुआ। इससे पहले इस तरह के किसी कागज के होने का सवाल पैदा नहीं होता। आज भी आप गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के वेबसाइट पर जाकर अबाउट अस में सर्च करिए और हिस्ट्री को देखिए तो आपको पूरी सच्चाई पता चल जाएगी। वैसे यहाँ हमने दिखा भी दिया है, खुद देख लीजिए। अब अमित मालवीय ने ठीक वैसे ही काम किया है जैसे इनके भगवान करते हैं। वो भी ऐसे स्टेशन पर चाय बेचते थे जहां स्टेशन बना ही नहीं था। इंटरनेट आने से पहले ही ईमेल भेज लिया करते थे और डिजिटल कैमरा बनने से पहले ही उन्होंने फोटो खींच लिया था। बहुत महान आदमी है, तबे तो विश्वगुरु हैं। हल्के में थोड़ी ना विश्वगुरु कोई बन जाता है। अब जब गुरु इतना महान है तो चिलवा महान होगा ही। यूं ही थोड़ी ना अमित मालवीय को लोग अमित मालवेयर कहते हैं, वरना दुनिया की सबसे बड़ी तथाकथित पार्टी का आईटी सेल का मुखिया इतना फर्जीवाड़ा कैसे कर सकता था? कुछ तो बात होगी इनके भीतर। सुप्रिया सनेत लिखती है कि फर्जी खबर फैलाने वाले, तुम्हें इतना भी नहीं पता, तुम पागल हो, झूठा हो। यहाँ एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे प्रधानमंत्री चाहे जैसे भी हैं, उन्हें अपने बारे में एक चीज मालूम है, इसीलिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। उन्हें मालूम है कि उनके पास सवालों के जवाब नहीं है और इसलिए कैमरे का सामना नहीं करना है, एक तरफा बोलना है। और जब व्यक्ति को पता हो कि मैं गलत हूं, मेरी एक कमजोरी है, तो उसे चुनौती नहीं देनी चाहिए। लेकिन शायद उनके लोग ये बात नहीं समझ पाए, अनुराग ठाकुर नहीं समझ पाए। पिछले लंबे समय से हम देख रहे हैं कि जब भी सवाल चुनाव आयोग से होता है तो चुनाव आयोग से ज्यादा भाजपा के नेता फुदकने लगते हैं, सुरक्षा में लग जाते हैं और उनसे भी ज्यादा गोदी मीडिया वाले लग जाते हैं। ऐसा लगता है कि इन्हीं से सवाल किया जा रहा है। बाकी तो आप जानते ही हैं कि चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे क्यों होता है। पीछे का कारण सबको मालूम है और बीजेपी वाले खुद साबित भी कर देते हैं कि चुनाव आयोग यदि कुछ गलत कर रहा है, घपलेबाजी कर रहा है, वोट चोरी कर रहा है, तो उसका सीधा फायदा इन्हीं को मिल रहा है। एक और महत्वपूर्ण बात है, जब भी चुनाव आयोग पर सवाल किया जाता है तो भाजपा से लेकर गोदी मीडिया तक सब के सब कहते हैं कि संवैधानिक संस्था से सवाल हो रहा है, संवैधानिक संस्था को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। मगर बेचारे अब खुद ही वही काम करने लगे। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर, अरे वही गोली मारो फलानो वाले नफरत के पुलिंदे, पिछले दिनों इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि रायबरेली, वायनाड, कन्नौज से लेकर डायमंड हार्बर तक हर जगह फर्जी मतदाता बनाए गए। यानी अब भाजपा खुद ही चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करने लगी है। अनुराग ठाकुर के अनुसार रायबरेली में राहुल गांधी, वायनाड में प्रियंका गांधी, कन्नौज से समाजवादी पार्टी और डायमंड हार्बर से विपक्ष के नेता जो भी जीते वो सब फर्जी वोटों से जीत गए। इन्होंने आरोप लगा दिया कि प्रियंका गांधी जहां से जीती है वहां 93,000 फर्जी वोट थे। इस पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा कह रहे हैं कि पहली बात तो यह है कि भाजपा भी चुनाव आयोग पर सवाल उठा रही है। दूसरी बात यह कि प्रियंका गांधी वहां पर 4,10,000 वोटों से जीती हैं और बीजेपी को वहां 1 लाख वोट मिले। हमें भी हैरानी हो गई कि भाजपा को यहां 1 लाख वोट कैसे मिल गया, मिला कैसे। अब इतना तो निश्चित है कि अगर 93,000 वोटर फर्जी थे तब भी उनके दम पर, फर्जी वोटर
वोटरों के दम पर प्रियंका गांधी नहीं जीती हैं, क्योंकि उनकी जीत बहुत बड़ी है, 4 गुना से भी ज्यादा है। लेकिन जितना फर्जी वोट होने का आरोप अनुराग ठाकुर लगा रहे हैं, उससे थोड़े ही ज्यादा बीजेपी को वोट मिला है। तो क्या मान लिया जाए कि जो फर्जी वोट हुआ था वो सब बीजेपी का ही था, और यदि वो न होता तो भाजपा को 1 लाख वोट भी नहीं मिलते? सवाल यह भी है कि इतने दिनों से समूचा विपक्ष डिजिटल डेटा यानी इलेक्ट्रॉनिक डेटा चुनाव आयोग से मांग रहा है, विपक्षी पार्टियों को नहीं दिया गया, हार्ड पेपर दे दिया गया, और पेपर भी ऐसा दिया कि उसको मशीन पढ़ ना सके, ताकि लोग मैनुअली पढ़ने को मजबूर हों और सालों भर 6 महीने तक बैठकर पढ़ते रहे। अब सवाल यह है, क्या यह स्पष्ट सबूत नहीं है इस बात का कि केंचुआ किसके लिए काम कर रहा है? यदि केंचुआ ने इलेक्ट्रॉनिक डाटा भाजपा को दिया है तो अन्य पार्टियों को क्यों नहीं दिया? और यदि दे ही दिया है तो पवन खेड़ा की डिमांड है कि भाई बनारस वाली पेन ड्राइव हमको दे दो, हम भी देखना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी बनारस में कैसे जीते हैं। अच्छा, एक सवाल यह भी है कि अनुराग ठाकुर के अनुसार यानी भाजपा के अनुसार यदि विपक्ष की पार्टियां विपक्ष में रहते हुए इतने बड़े लेवल पर चुनावी धांधली करवा ले रही हैं, तो फिर भाजपा कितने बड़े लेवल पर करवा रही होगी? चुनाव आयोग के सारे अधिकारी, उनका पूरा सिस्टम उनकी मुट्ठी में है। विपक्ष को इलेक्ट्रॉनिक डेटा नहीं देता है केंचुआ, भाजपा को दे देता है। तो बीजेपी वाले किस स्तर पर चुनावी धांधली करवाते होंगे? यानी अनुराग ठाकुर आए थे अपनी चोरी को सामने वाले की चोरी से छिपाने, उसको हल्का करने, लेकिन अपने माथे पर डकैती का ठप्पा लगवा के चले गए। यानी इनको लगा था कि विपक्ष वाले भाजपा पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं तो हम भी इनके ऊपर फर्जी वोटर का आरोप लगा दें, लेकिन बेचारे खुद तो फंसे ही, केंचुआ और भाजपा को भी फंसा दिया। यानी अब चौतरफा केंचुआ घिर गया है। जिसके लिए काम कर रहा था कथित रूप से उसने भी आरोप लगा दिया कि केंचुआ गड़बड़ कर रहा है। अगर फर्जी वोटर है तो ये जिम्मेदारी किसकी है? इसे कहते हैं कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। अनुराग ठाकुर ने कन्नौज सीट पर अखिलेश यादव की जीत को लेकर भी सवाल उठाया और कहा कि वहां 2,91,000 से ज्यादा संदिग्ध वोटर है। सोचिए, 3 लाख के आसपास फर्जी वोटरों का आरोप लगा रहे हैं एक सीट पर, बता रहे हैं कि अखिलेश यादव 1,70,000 वोटों से जीते। यानी सोचिए भारत का चुनाव आयोग कैसे काम कर रहा है। विपक्ष तो छोड़िए, जो सत्ता में है, लगातार 3 बार से सत्ता में है, वो भी चुनाव आयोग को फर्जीवाड़े का आरोप लगा रहा है, खुलासा कर रहा है। यानी अब चुनाव आयोग पर भाजपा को भी भरोसा नहीं रह गया है, और रहेगा भी कैसे? उनको तो सब मालूम ही है कैसे क्या होता है। मगर इन सबसे बड़ा सवाल यह है कि चुनाव आयोग का मुखिया कहां है? कहां है ज्ञानेश कुमार गुप्ता? इतने महीनों से SIR को लेकर तमाम सारे सवाल उठ रहे हैं, ये आदमी सामने क्यों नहीं आता? पत्रकारों के सवालों के जवाब क्यों नहीं देता? विपक्ष के नेताओं के जवाब क्यों नहीं देता? क्या ये लोग आतंकवादी हैं, गोलियों से भून देंगे, या फिर उनके सवाल ही गोली का घाव दे देंगे? वैसे अनुराग ठाकुर ने बीजेपी और केंचुआ के साथ जो किया है, उसे लेकर इंडियन यूथ कांग्रेस ने यह पोस्टर जारी किया है। ये पोस्टर अपने आप में संपूर्ण है, ये बताने के लिए कि मोदी शाह और भाजपा के लुटिया अनुराग ठाकुर ने किस तरह से डुबोया है। आइए अब उत्तराखंड में लोकतंत्र की खुली लूट देख लीजिए। वैसे ये जो चुनाव है ना, इसमें हमेशा ऐसा ही होता है, बस कभी कैमरे पर रिकॉर्ड हो जाता है, कभी नहीं हो पाता है। पत्रकार सचिन गुप्ता ने CCTV फुटेज शेयर करते हुए लिखा है कि नैनीताल में आज जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव चल रहा है। बीजेपी के 12 और कांग्रेस के 10 सदस्य अपना वोट डाल चुके हैं। कांग्रेस के 5 सदस्यों का इंतजार हो रहा है, लेकिन वोटिंग से पहले ही रेनकोट गैंग पुलिस के सामने इन सदस्यों का किडनैप कर ले जाती है। कांग्रेस का सीधा आरोप भाजपा पर है। आसान भाषा में कहें तो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हो रहा था, बीजेपी के 12 और कांग्रेस के 10 लोग वोट डाल चुके थे। यानी कांग्रेस के 15 थे, 10 वोट डाल चुके थे, 5 बाकी थे। यानी अगर वो वोट न पड़ते, 5 वोट न पड़ते, तो बीजेपी की जीत पक्की हो जाती। कांग्रेस के 5 सदस्यों का इंतजार हो रहा था, लेकिन उनकी वोटिंग से पहले ही रेनकोट गैंग वाले कांग्रेस के सदस्यों को पुलिस के सामने से किडनैप कर ले गए। आरोप लगा है कि भाजपा ने यह सब करवाया है। लेकिन इन सब के बाद भी कोई पत्रकार अगर महामानव से लोकतंत्र संबंधित सवाल कर देगा तो महामानव कहेंगे कि डेमोक्रेसी हमारे खून में बहती है, ड्रगों में बहती है, हम लोकतंत्र को जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, ओढ़ते हैं। वैसे अभी पिछली वीडियो में हमने आपको दिखाया, बताया कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के भीतर वोटिंग मशीन की रिकाउंटिंग हुई और पूरा चुनाव रिजल्ट ही पलट गया। जो हारा था वो जीत गया, जो जीता था वो हार गया। यानी इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के भीतर साबित हो गया कि मशीन में गड़बड़ी है। नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि जनता को पता चले कि लोकतंत्र में कैसे कैसे ठोक तंत्र चल रहा है। फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।